नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। इन दिनों ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में तेजी आ रही है। मोबाइल फोन पर लिंक भेजकर या फिर ईमेल के जरिए लोगों के बैंक खातों से लाखों रुपए हड़प लिए जाते हैं। इन मामलों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार अब डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट बनाने जा रही है। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद इस बात का ऐलान किया गया। फ्रॉड मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जिसके जरिए ग्राहक टेलीकॉम कंपनियों को अनचाहे कॉल, एसएमएस और वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत कर सकेंगे। और इसके तहत ग्राहकों को अनचाहे कमर्शियल कॉल या एसएमएस भेजने वाली कंपनियों पर भी जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। बनाई जा रही ये यूनिट तय समय में वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को निपटाने का काम करेगी। और इस बैठक में डिजिटल लेन देन को कैसे सुरक्षित बनाया जाए और उसके लिए कैसे इस यूनिट के पास अधिकार दिए जाएं, इस पर चर्चा हुई और आगे इस पर विस्तृत गाइडलाइंस तैयार की जाएंगी तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत के बाद। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि किस तरीके से टेलीकॉम सर्विसेज के जरिए डिजिटल जो फ्रॉड है वो बढ़ा है, उसके पीछे की वजहें क्या हैं और उसे रोकने के लिए मौजूदा जो सिस्टम है वो कितना मजबूत या कमजोर नजर आता है। और जब हम एक नई यूनिट बनाने की बात कर रहे हैं तो उसके पास क्या हथियार, वो टूल होने चाहिए जिसके जरिए हम इस तरीके के फ्रॉड को रोक पाएं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। यदुवेंद्र माथुर साहब हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी नीति आयोग, सर स्वागत है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट तालिश रे हैं, तालिश आपका स्वागत है। और डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट अमित दुबे हमारे साथ हैं, अमित आपका भी स्वागत है। शुरुआत में माथुर साहब से करना चाहूँगा कि जिस तरीके से तेजी के साथ अगर हम डिजिटल लेन देन को देखें और भारत में जो हम डिजिटल इंडिया की तरफ तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं और 21-22 के लिए जो एलोकेशन भी है वहाँ पर करीब 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है, इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और ऐसे में ये टेलीकॉम के थ्रू फ्रॉड या डिजिटल फ्रॉड के केसेस जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, ये कितनी बड़ी चिंता है हमारे बढ़ते हुए कदमों के लिए। धन्यवाद। और ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक, प्रासंगिक विषय आज आपने दर्शकों के जानकारी के लिए लिया है। तो पहली बात तो ये बधाई देना चाहूंगा मंत्रालय को, मंत्री जी को, जिन्होंने ये डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना एट दी टेलीकॉम सर्विस एरिया लाइसेंसी के लेवल पे ये सेटअप होगी, जो कोऑर्डिनेट करेगी और जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको कोऑर्डिनेट कराएगी विद द सर्विस प्रोवाइडर्स, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और बैंकों के साथ इसका कनेक्शन रहेगा अल्टीमेटली कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए। ये बात सही है कि जिस तेजी से विगत एक वर्ष में डिजिटल ट्रांजैक्शंस और वो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मोबाइल पे वो बहुत ही 100% से ज्यादा बढ़े हैं। जैसे आंकड़े नीति आयोग ने जारी किए हैं, 230 करोड़ ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से हुए हैं और इसी एक साल में 4.20 लाख करोड़ रुपीस जो यूपीआई में ट्रांजैक्ट हुआ और ये बढ़ता ही जा रहा है। और इसकी अगर आप परसेंटेज लें तो ये 100% से ज्यादा बढ़ा है और 76% तो वैल्यू में बढ़ गया है जनवरी में। तो जिस तेजी से आम आदमी को सुविधा मिल रही है, वहीं कई भोले भाले लोग ठगे जा रहे हैं इन फ्रॉडस्टर से, इन बदमाशों से। उनको एक सबक सिखाना, उनको पकड़ना नितांत आवश्यक है। और ये जो गाइडलाइंस अब आएंगी उस पर कोऑर्डिनेशन काफी त्वरित गति से होगा। अभी भी हो रहा है, लेकिन जो कुछ गैप्स हैं कोऑर्डिनेशन के वो अब आयरन आउट हो जाएंगे। तालिश, क्योंकि अगर हम लीगल मसलों को देखें और जो इस वक्त मैं आंकड़े देख रहा था अलग अलग कोड में काफ़ी ज़्यादा है और बताया जाता है कि पिछले 3 साल में उनकी संख्या करीब 3 गुने पहुंच चुकी है। हालांकि उसमें एक बड़ा हिस्सा उन कंज्यूमर कस्टमर का है जो अभी भी कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं। वो मान लेते हैं कि जो उनका पैसा है जो फ्रॉड हुआ उसे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। किस तरीके से ये मसला बढ़ता दिख रहा है अदालतों के लेवल पर, और अभी भी जो टूल मौजूद है इसे रोकने के लिए, या चाहे वो लीगल तौर पर देखें या फिर सरकार या आरबीआई की ओर से जो तमाम ऑप्शंस दिए गए हैं, वो कितने सक्षम में कितने कमजोर नजर आते हैं? अगर हम ऑनलाइन या टेलीकॉम ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, इनमें बहुत ही ज्यादा इजाफा हुआ है। और अगर हम डेटा भी लें आरबीआई का, तो आरबीआई 2018-19 के लिए जो फिगर्स रिलीज किए गए थे उसमें ये कहा गया था कि कम से कम
220 करोड़ का घोटाला उस समय हुआ था। और आज हम जब 2021 में बैठे हुए हैं तब हम देख सकते हैं, और जैसे माथुर साहब ने पहले बताया मेरे पहले, कि इसका जो ग्रोथ है वो डे ऑन डे पे बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप इस पे देखिए कि लीगल सर्विसेज में अगर ये आता है तो उसमें क्या होता है। आज के दिन में हम लोगों के सबके पास एक टेलीफोन है जिसपे आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बैठे ही बैठे अपने साथ में। लेकिन ये एक सिंपल पॉइंट से नहीं आता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो टेलीफोन में सर्विस प्रोवाइडर है, उसके अलावा आप जाएंगे एक नेटवर्क प्रोवाइडर पे, नेटवर्क प्रोवाइडर कम्युनिकेट करता है बैंक से, बैंक उसके बाद इंस्ट्रक्शन लेता है, आपके पास शायद ओटीपी की फैसिलिटी हो या ना हो, कार्ड है, सिम कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, ये सारी चीजें देखते हुए बहुत ही तरीके के फ्रॉड निकल करके आए हैं, चाहे वो फिशिंग अटैक हो, चाहे वो मैलवेयर हो, चाहे वो व्हाट्सएप के द्वारा किसी लिंक पे आपको क्लिक करना हो। ये सारी चीजें देखते हुए जब हम देखेंगे कि जब जनता के पास ये होता है और ये फ्रॉड होते हैं, तो एक जैसे आपने सही कहा, काफी लोग इसको मान लेते हैं कि भाई ये हमारा इसमें नुकसान हो गया है, हम आगे चलते हैं। लेकिन अगर वो किसी एजेंसी के पास जाए तो एजेंसी भी उसमें डील करने में उनको इसलिए तकलीफ आती है क्योंकि अगर आप पुलिस के पास जाते हैं तो वो आपको बोलती है कि आप साइबर सेल के पास जाइए। साइबर सेल फिर उसमें कहती है कि उसका ज्यूरिसडिक्शन बनता है कि नहीं बनता है, या ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आता है। तो बहुत सारी मल्टीपल एजेंसीज हैं और इन मल्टीपल एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये बहुत ही सराहनीय कदम आगे रखा गया है कि एक एजेंसी निकाली गई है जो इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट करेगी ताकि कस्टमर्स के लिए आसानी आ जाए। आज के दिन में जब ये कोर्ट में है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोर्ट में जब कंज्यूमर जाता है तो किस किस पॉइंट पे ये ले, क्योंकि उनके जितनी लायबिलिटी है वो उसमें काफी कुछ ये होता है कि फाइन प्रिंट होते हैं, तो कंज्यूमर कैसे इन्फॉर्म रहेगा। कंज्यूमर का राइट वैसे माना गया है, लेकिन फिर भी उस छोटे से सम के लिए अगर आगे निकाल करके उसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे या उसमें इंसान अपना टाइम बर्बाद करे या वकीलों के पीछे भागे, तो उसमें काफी सारा ये देखा जाता है कि लोग जो है उससे डर जाते हैं, उस प्रोसेस में जाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए ये जब डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट का है तो उसमें ये भी रहेगा कि जो हमारे पास न्यूज आई है वो उसमें माननीय मंत्री जी ने ये भी कहा है कि फाइनेंशियल पेनल्टी भी लग सकती है। तो इन सब चीजों में जो रूल्स निकल के आएंगे उसको हमको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये आगे रेलेवेंट रहेगा। लेकिन ये नीड ऑफ द आवर हमेशा से था, आज से नहीं है, पिछले 2-3 साल से। तो ये कलिश, एक पॉइंट में और, जो मौजूदा फ्रॉड इस वक्त नजर आ रहे हैं अलग अलग हैं, बहुत सारे नए तरीके जब हम चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है इसके बाद एक और नया तरीका कल तक हमारे सामने आ जाए। लेकिन जिस तरीके की भारत में पब्लिक है, यानी कि जो आम जनता है, और जितनी इसकी शिक्षा का स्तर है, बहुत सारी पब्लिक इंग्लिश या अलग अलग लैंग्वेज को नहीं जानती है। उनके पास एक एसएमएस आता है, अगर वो सिर्फ उसको चेक करने के लिए ओपन कर देते हैं, पता लगता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है, उनके पैसे या उनका जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स या दूसरी चीज़ों के जरिए उसको हड़प लिया था। कुछ इसी तरीके से मेल सिस्टम में है, प्रलोभन लालच के जरिए है कि आपकी लॉटरी खुली है, आपको एक बैग आया है, आपको ये पेमेंट करना है। जब इस तरीके के मल्टी लेयर सिस्टम के फ्रॉड होते हैं, यहाँ पर बैंक, टेली मार्केटर, जो सिम है कंपनी का वो, या कोई और, आखिर जवाबदेही का क्या पेच या पछड़ा ज्यादा है लेवल इस मल्टी लेवल के चलते, और इसीलिए इन सब को ऐड करना होगा इस नई यूनिट में अगर उसके पास हम पावर देना चाहते हैं, या कुछ और? जी, एक तो देखिए ये है कि इन लोगों को हर लेवल पे ऐड तो करना ही होगा, जो आपके एक्सेस प्रोवाइडर्स हैं, जिस पॉइंट पे इंटरवेंशन हो रहा है कंज्यूमर के लिए। लेकिन उसके अलावा ये भी नीड रहेगी कि एक उसमें एक सेल होना चाहिए जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे फोकस करे, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक तरीके का ऐसा जानवर है कि जैसे ही आपने देखा वो अपना रूप बदल लेता है। तो आज में जो हो रहा है वो शायद 1 घंटे बाद एक कोई नया फ्रॉड निकल करके आ जाए, और समझने की जरूरत है, क्योंकि हर बार एक कोई नया फ्रॉड निकल करके आता है तो उसके तहत कोई ना कोई उस पर सफर तो करता ही करता है। इसलिए ये जरूरी है कि उस समय उनको सिर्फ एक बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है जो नोडल एजेंसी हो, लेकिन उस नोडल एजेंसी में रिसर्च जरूर चलना है, क्योंकि आज भी देखा जाए तो हर जगह से, चाहे वो डीप नेट से हो, चाहे वो वेब से हो, चाहे वो आपके टेलीकॉम प्रोवाइडर से हो, एक नई नई टेक्नोलॉजी रोज निकलती चली आ रही है। अमित, अगर हम टेक्नोलॉजिकल नजरिए से समझें और जिस तेजी के साथ डिजिटल मोड को अपनाया है पब्लिक ने, और ख़ास तौर पर अगर हम लेन देन को ही देखें, यानी कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है फाइनेंशियली, उसके अलावा भी दूसरे जो चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, बहुत ही नए नए तरीके से फ्रॉड इस वक्त नज़र आ रहे हैं। ये तकनीकी तौर पर क्या इनको ट्रेस कर पाना, इनको पकड़ पाना
बहुत मुश्किल या नामुमकिन है मौजूदा सिस्टम में, जो मौजूदा टूल या रूल्स हमारे सामने हैं? देखिए कविंद जी, इसमें 2-3 तरह के मेजर जो क्राइम होते हैं, जैसे हम पैटी क्राइम बोलते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड, जिसमें कि आप डिजिटल वर्ल्ड पर भरोसा जीतकर किसी से कोई काम करा लें और उसके बाद उसका पैसा दूसरे अकाउंट में चला जाए। ऐसे केसेस में आप किसी को भी ट्रेस कर सकते हैं, पकड़ा जा सकता है। समस्या तब आती है जब हम उस जगह तक पहुंचते हैं तो पता पड़ता है कि जो केवाईसी उस बैंक अकाउंट के लिए था वो फर्जी था, जो सिम कार्ड लिया गया था वो फर्जी था। अब जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कि उसकी लोकेशन देखी जाए, कहाँ कहाँ वो गया, कहाँ क्या गया, फिर उसके बाद लोकल इन्वेस्टिगेशन जो उनके गुप्तचर होते हैं उनसे पता किया जाए। तो इतना एफर्ट एक 20,000, 50,000, 1 लाख के फ्रॉड के लिए कौन लेगा? तो आमतौर पर किसी भी केस में जो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, अंत में 2 पॉइंट पहुंच जाते हैं कि जो केवाईसी है यदि वो फर्जी है तो कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनी इन्वॉल्व है, उनका कोई रिटेलर है जिसने एक साथ हजारों सिम कार्ड दे रखे हैं बिना प्रॉपर केवाईसी किए, या कोई बैंक वाला इन्वॉल्व है क्योंकि उसने बैंक अकाउंट खुलवा दिया जो किसी और के केवाईसी के नाम पर है, तो फिजिकली उसने उस बंदे को देखा ही नहीं कभी। तो इस तरह की जब केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो जैसा कि अभी जो अधिवक्ता जी ने कहा कि जब तक इन लोगों को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाओगे, क्रिमिनल पनपा कैसे? क्रिमिनल इसलिए पनपा क्योंकि किसी ने उसको सिम कार्ड दे दिया, किसी ने उसको बैंक अकाउंट दे दिया। यदि 2 चीजें आपकी प्रॉपर हो जाएं तो कोई क्राइम हो ही नहीं सकता, इस तरह के पैटी क्राइम। और जो इंटरनेशनल क्राइम होते हैं जहां बाहर बैठ के कर रहे हैं, जैसे डिफेमेशन कर दिया या किसी को अटैक कर दिया, वो अलग लेवल है। वो वाले क्राइम एक अलग लेवल की इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं और उसमें भी आप ट्रेस आउट कर सकते हैं, एमलेट वगैरह प्रोसेस है, पकड़ा जा सकता है। पर अभी जो हमारी मुसीबत है वो डे टू डे क्राइम की है, जिसमें आप फाइनेंशियल फ्रॉड सबसे ज्यादा है। 70% जो भी रजिस्टर्ड क्राइम है वो फाइनेंशियल फ्रॉड है। उसके बाद सोशल मीडिया क्राइम है, उसके बाद वुमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम है, उसके बाद जो दूसरे तरह के डिफेमेशन क्राइम है। तो आप देखोगे यदि हम सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम ही सुलझा लें तो 70% मामले जो हैं वो सुलझ सकते हैं। और इनके लिए 2 ही मुद्दे हैं। एक, आप बैंक को थोड़ा सा टाइट कीजिए, केवाईसी फर्जी हुआ कैसे, कोई उसको थोड़ा सा या तो ब्लॉकचेन बेस्ड केवाईसी कीजिए। टेक्नोलॉजी है उसके लिए, ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं है। आप सिम कार्ड का इशूइंग भी ब्लॉकचेन बेस्ड बना सकते हैं, तो और ट्रस्ट बिल्ड होगा। बंदे आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा पाएंगे। तो वो सारी चीजें मिसिंग है सिस्टम में, इस वजह से ये क्राइम बढ़ रहे हैं और फ्रॉड हो रहे हैं। दूसरा, पुलिस के ऊपर इतना ओवरलोड है। आप एक ही किसी डिस्ट्रिक्ट का ले लें तो एक थाने में 3-3 हजार केसेस रजिस्टर्ड कंप्लेंट आती हैं। अब उसमें 5-6 लोग जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो कितना कर सकते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से पुलिस को ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते जाना या उन पर प्रेशराइज करना सोल्यूशन नहीं होगा। इसका जो रूट कॉज है, जो मैंने आपको बताया कि टेलीकॉम कंपनी और बैंक, इनको पकड़ना पड़ेगा और इनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करनी होगी। लोग इग्नोरेंस में कर जाते हैं, बैंक अपना एक जवाब दे देता है कि भाई आपकी गलती थी, आपने ओटीपी दे दिया। अरे भाई, सामने वाले ने बैंक का कर्मचारी बनकर फोन किया, आपने कोई ऐसी गाइडलाइन दी थी कि हम फोन नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, तो सामने वाले को कैसे पता पड़ेगा कि ये बैंक का है या नहीं? उसको कोई प्रोसेस तो आपने दिया नहीं है सर। अमित, ये जो आपने पॉइंट का, ये बहुत ही रिलेवेंट पॉइंट है और मैं तालिश चाहूंगा कि आप इसमें थोड़ा सा लीगली, अगर इस वक्त जो रूल्स हैं कि वाकई एक कंज्यूमर जो है उसे नहीं पता कि जो फोन कर रहा है वो रियल बैंक का कर्मचारी है या नहीं है, या किसी कंपनी का कर्मचारी है या नहीं है। तो ऐसे में जो केवाईसी जिनकी जिम्मेदारी है, चाहे वो टेलीकॉम कंपनियां हों और चाहे वो बैंक हों, वो दोनों क्या उतने ही जवाबदेह हैं इस पूरे फ्रॉड के अगर केसेस आ रहे हैं, या अभी भी कहीं कोई ऐसे लूप होल्स हैं जिसके चलते उनकी जवाबदेही मौजूदा नियम या कानूनों में नहीं बनती है? जी, ऐसा है कि अगर आप टेलीकॉम कंपनीज की बात करें तो ये जवाबदेह हैं, क्योंकि अगर आप ये देखें कि टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन निकला था 2018 में, और इसमें ये कहा गया था कि अगर आपको इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं कस्टमर से, जिसको हम डू नॉट कॉल रजिस्ट्री बोलते हैं, और उसका फॉलो नहीं होता है और प्रॉपर प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो उनके ऊपर फाइन लग सकता है। बल्कि ये भी है कि काफी कोर्ट्स ने, काफी हाई कोर्ट्स ने फाइन लगाया है, TRAI ने फाइन लगाया है सर्विस प्रोवाइडर्स पे, चाहे ये BSNL हो या वोडाफोन हो या कोई और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है। जहां बैंक का आता है उसमें थोड़ा सा फर्क हो जाता है, क्योंकि बैंक्स के जो लॉज हैं उसमें ये है कि इवेंचुअली आप जब बैंक्स में अपना खाता खोलते हैं तो आपको काफी सारे दस्तावेज पकड़ाए जाते हैं और आप उस पर साइन करते चले जाते हैं। वो फाइन प्रिंट होता है और उस फाइन प्रिंट में काफी कुछ लिखा रहता है, बैंक्स काफी कम्युनिकेट भी करते रहते हैं। लेकिन मगर उसका सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब हम देखते हैं कि कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो फ्रॉड में भी काफी एलिमेंट्स होते हैं। कितना इंड्यूसमेंट आया गया है, कितना लोगों ने खुद जाकर के किया है, तो ये सारे एलिमेंट्स जब देखते हुए चलते हैं तो उसमें आप ये मानिए कि जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपनी लायबिलिटी
काफी तरह से अवॉइड कर जाती हैं। और वो अवॉइड कैसे होता है? क्योंकि डिले होता है, सिस्टम में डिले होता है। जैसे सर ने बोला मुझसे पहले कि ये नहीं है कि आप जो इंटरनेट वर्ल्ड पे या टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में कर रहे हैं वहां पे हमारा एक छापा हमेशा छोड़ करके रखा जाता है, लेकिन जब तक वो इंसान उस छापे तक पहुंचता है तब तक पता चलता है कि वहां से तो दुकान ही उठ गई है। तो इसकी वजह से जो है ये फ्रॉड्स पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं और ये अपना चेंज करते रहते हैं। और ये टेक्नोलॉजी भी है कि आप अपना आईपी एड्रेस चेंज कर दीजिए। आज के दिन में मैं जहां से बैठी हूं वो मेरा आईपी एड्रेस है, लेकिन मैं अगर चाहूं तो आज दिख सकता है कि मैं किसी और कोने में दुनिया से बैठ करके ये बात कर रही हूं। तो इन सब चीजों को देखते हुए जब हम देखते हैं तो हाँ, हमारे पास कुछ लॉज हैं, लेकिन इन लॉज को जब हम रेगुलेशंस को देखते हैं तो ये सारी चीजें जो है टीआरएआई या तो कोऑर्डिनेट कर रही थी, काफी सारी मल्टीपल एजेंसीज थी जिसके बीच में एक कंज्यूमर जो है फंस जाता था, कहां जाएं, किसके पास जाएं, क्या करें। तो इसीलिए जो है इस तरीके का जो यूनिट आया है इसके कोऑर्डिनेशन के लिए, और उसके बाद जो रूल्स आने वाले हैं उसमें ये जरूर ध्यान देना है कि एक ले कंज्यूमर कैसे अपनी शिकायत दर्ज कर सके आसानी से और उसके बाद उसका रिलीफ पाया जा सके, और इसका लायबिलिटी किसके ऊपर बैठेगा वो भी एक सिंपल फॉर्म में एलिनेट करना होगा और उसको एक जगह पिन करना होगा। माथुर सर, बहुत ही मैं कहूँ कि जो तालिश ने कहा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी जो सिस्टम है कि एक संस्था है जिसको टीआरएआई हैंडल कर रही है टेलीकॉम कंपनियों को लेकर, दूसरा बैंकिंग सिस्टम है जिसको कि आरबीआई हैंडल कर रही है, और तीसरा लोकल पुलिस जिसके जुरिडिक्शन में जिस इलाके में होता है वहाँ पर आप साइबर सेल में जाएं या पुलिस थाने में जाएं। क्या जो नई एजेंसी जिसकी हम बात कर रहे हैं इसका बेसिक जो महत्वपूर्ण काम यही है कि सेंट्रलाइज सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम, इस तरीके की पावर्स उसके पास हों, तब शायद हम बेटर तरीके से डील कर पाएंगे। और जिसका जिक्र अमित ने किया कि सब कुछ है, लेकिन जो सिस्टम उसके वेरिफिकेशन का है अगर उसी को चाक चौबंद दुरुस्त कर दिया जाए तो हम इसको आसानी से रोक सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। एक तो ये कोई सेंट्रलाइजेशन इसका सलूशन नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनका अपना अपना काम है और उनके काम को डाइल्यूट तो किसी भी तरह से नहीं किया जाना चाहिए। ये बात सही है कि जो कोऑर्डिनेशन है अमंग द रेगुलेटरी एजेंसीज, आरबीआई और टीआरएआई और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये इनका कोई भी एक मालिक नहीं बन सकता। ये तो कोऑर्डिनेशन की बात है, टीम वर्क की बात है। और अभी जो मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंसमेंट किया है वो ज्यादा डायरेक्टेड है टेलीकॉम कंपनीज की ओर कि वो जो अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कॉन्वर्सेशंस, कम्युनिकेशंस करते हैं, जो टेली मार्केटिंग हो रही है, उस टेली मार्केटिंग पे अंकुश लगे और टेली मार्केटिंग एजेंसीज की आड़ में ये जो बदमाश लोग हैं वो जेन्युइन टेली मार्केटिंग एजेंसीज के साथ साथ वो भी अपना ये गलत काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मार्केटिंग का जो माध्यम डिजिटल कंपनीज ने बनाया है, कोई भी अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी आती है कि वो टेली मार्केटिंग को उस हद तक उपयोग ना करें जो हम अभी देख रहे हैं। आप देखिए कि हम लोग डू नॉट डिस्टर्ब एक रजिस्ट्री सेटअप हुई थी, कई साल हो गए, लेकिन वो डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री का कोई मायने नहीं रहा। आज भी आप डीएनडी में अपने आप को रजिस्टर करें फिर भी आपके पास कॉल्स आ जाते हैं, क्योंकि नए नए लोग टेली मार्केटिंग का काम प्राइवेट सेक्टर में कभी भी कोई भी चालू कर देता है। तो वो चीज को टेलीकॉम कंपनीज को देखना चाहिए कि वो सिम कार्ड जैसा अभी कहा गया पूर्व मेरे कोलीग ने कि हम केवाईसी को दुरुस्त करें। बैंक्स भी केवाईसी को दुरुस्त करने के लिए आरबीआई कह रही है। डिजिटल बैंक अकाउंट्स खोलने में आपाधापी मच रही है कि बिना बैंक जाए, बिना स्याही पे साइन करे, इंक पे, और मतलब फेस टू फेस जाए बैंक अकाउंट खुल जाए, तो वो भी एक एक्सट्रीम पे हम लोग चले गए हैं। मैं समझता हूं उसमें भी अंकुश लगना चाहिए। और बहुत ज्यादा बैंक अकाउंट्स कंज्यूमर्स खोल लेते हैं, फिर उनका फ्रॉड हो जाता है। तो आई थिंक कि एजुकेशन आपके माध्यम से ये जो प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा यही है कि हमको ग्राहक को जागरूक करना है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो एक बड़ा काम होना चाहिए इस देश में, उसमें और गति आनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जहां एक तरफ सुविधा बढ़ी है तो कई छोटे गरीब लोगों का इसमें नुकसान भी हो रहा है। तो एक
अच्छा बैलेंस इस यूनिट को बनाने से आ जाएगा। मैं तो बहुत होपफुल हूं कि इस यूनिट के आने से काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा और स्टेट गवर्नमेंट्स की भी जो एजेंसीज हैं वो काफी त्वरित गति से एक्शन ले रही हैं। तो हालांकि जैसा मैडम कह रही थी कि फिगर्स काफी अलार्मिंग हैं, लेकिन जितने ओवरऑल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें ये फिगर इतना ज्यादा घबराने वाला नहीं है, हम इसको टैकल कर सकते हैं। अमित जी, हालांकि यदवेंद्र जी आशावादी और आशावादी होना चाहिए, लेकिन जब जो डीएनडी का एग्जाम्पल दिया, डू नॉट डिस्टर्ब कॉल, ये जब शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि अब हम शांति के साथ अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर पाएंगे और जो ज़रूरी कॉल हैं उसी को हम रिसीव करेंगे, जवाब देंगे। लेकिन जब इस तरीके के मोड, इस तरीके के टूल एज अ सिक्योरिटी हमने अपनाए, वो असफल क्यों हो रहे हैं? और क्या जब हम एक नई यूनिट की बात कर रहे हैं तो उसकी क्या गारंटी होगी और किस तरीके से इसे मैं कहूं कि पुख्ता किया जाए कि वो उसी तरीके से सुरक्षित हमें वो एनवायरनमेंट दे पाए जिस मकसद के साथ इस यूनिट की स्थापना हो? कविन जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं एक और बड़ी मुसीबत पर ध्यान इंगित कराना चाहूंगा कि एक स्पूफ कॉल और स्पूफ एसएमएस फैसिलिटीज होती है जिसके लिए बहुत सारी मोबाइल ऐप्स अवेलेबल हैं, प्ले स्टोर पर मिल जाती हैं कि आप किसी के भी फोन से किसी को भी एसएमएस कर सकते हो और किसी के भी फोन से नंबर से किसी को भी कॉल कर सकते हो। और ये जैसे ही आदमी करने लगता है तो क्राइम करने की उसकी जो एफिशिएंसी है बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आप किसी का भी भरोसा जीत सकते हो और आपके बॉस से आपको कॉल आ गया, आप वो काम कर देते हो, या आपको एसएमएस आ गया, आप उस पर एक्शन ले लेते हो और आप हैक हो जाते हो या आप कंप्रोमाइज हो जाते हो। ये चीजें बहुत बढ़ रही हैं, जबकि ये टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी है। तो आप जब डीएनडी की बात करते हैं, जो कि अभी थोड़े सालों पहले स्टार्ट हुआ, उस समय भी जिस तरीके से वो स्ट्रक्चर किया गया, उसमें जो रेगुलेशंस लगाए गए वो प्रॉपर नहीं थे। जब मैं किसी के भी नंबर से किसी को भी एसएमएस कर सकता हूं, तो फिर मैं कोई भी आप शॉर्ट कोड मुझे दोगे, उससे फर्क कहां पड़ रहा है, क्योंकि मैं उसको स्पूफ कर सकता हूं और मैं स्टिल आई कैन डू टेलीमार्केटिंग। तो वो चीजें होती रही, क्योंकि जो डेटाबेसेस थे वो रियल टाइम रेफरेंस के लिए यूज नहीं होते हैं और उस वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आए। आज की हालत यह है कि टेलीमार्केटिंग व्हाट्सएप पे होने लगी है। अब व्हाट्सएप वाला तो पहले कोई प्रोविजन था नहीं ऐसा कि इस पे भी होगा। लोग मैसेजेस जो आजकल फ्रॉड आता है व्हाट्सएप पे होता है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ये सारी जो पुराने फ्रेमवर्क थे वो वर्क नहीं कर रहे हैं। इनको भी अपग्रेड करने की जरूरत है और एक सेंट्रलाइज सिस्टम इंफॉर्मेशन के लिए तो जरूर बनना चाहिए, जहां जितने तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, जो फ्रॉड लिंक्स शेयर हो रहे हैं, जितने फ्रॉड एसएमएस शेयर हो रहे हैं, फ्रॉड मैसेजेस केबीसी पे फ्रॉड हो रहा है, इस पे फ्रॉड हो रहा है, उसके लिए तो एक सेंट्रल रिपोजिटरी जरूर होनी चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि एक जगह क्राइम हो रहा है, उसी समय आप दूसरी जगह किसी को अप्रोच किया जा रहा है तो उसको बचाया जा सकता है। क्योंकि अब अचानक आया था कि क्यूआर कोड बेस्ड स्कैनिंग पे फ्रॉड हो रहा है। यदि लोगों को अवेयरनेस तुरंत पहुंच जाए या उनके फोन में इस तरह के अलर्ट आ जाए कि इस नंबर से यदि कोई कॉल आता है तो वो फ्रॉड है, या ये लिंक फ्रॉड है, या ये क्यूआर कोड फ्रॉड है, तो मेरे ख्याल से हम प्रोएक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं। जो अभी फ्रेमवर्क मिसिंग है, और ये जो यूनिट बन रही है, यदि वो ऐसा कुछ सेंट्रलाइज बना ले कि किसी के संग हुआ है, उसने कंप्लेन किया, उसको एक सेंट्रलाइज जगह रखो ना। अभी होता है क्या, वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड जगह रहती है, वो साइबर थाने तक है। अब उसका या तो न्यूज बनेगी तो मीडिया में आएगा, न्यूज नहीं बनी तो मीडिया में आएगा ही नहीं। अभी लेटेस्ट एक क्राइम होने लगा कि कोई कॉल आता था व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल, और लोग उसको रिसीव कर लेते और अचानक सामने कोई लड़की दिखती थी जो उससे बातचीत शुरू करती थी और कपड़े वपड़े उतारने शुरू कर देती थी और वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाता था। उसके बाद उनको ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती थी और ये कॉल आए पुलिस वालों को, ये कॉल आए बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को। तो आप इसकी अवेयरनेस फैली नहीं क्योंकि कंप्लेन नहीं हुई। तो जब किसी ने कंप्लेन की तब तक इतना लेट हो चुके थे कि हजारों लाखों लोग मेरे ख्याल से उसके विक्टिम बन गए, उन्होंने पैसे भी दिए, एक्सप्लॉइट भी हुए। तो चीजों को सेंट्रलाइज रखना, चीजों को ओपनली शेयर करना मेरे ख्याल से अवेयरनेस फैलाने में सबसे ज्यादा योगदान देगा, और ये चीज मिसिंग है। अभी कहीं कोई सेंट्रल मैकेनिज्म नहीं है जहां इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। ओके तालिश, एक आखिरी सवाल, क्योंकि कुछ ये भी कहा जाता है कि जब हम साइबर फ्रॉड या डिजिटल फ्रॉड या टेली मार्केटिंग के जरिए होने वाले फ्रॉड के क्राइम को, क्रिमिनल्स को पकड़ने और उन्हें सजा दिलाने के सक्सेस रेशियो को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आता है, या सज़ा बहुत कम होती है, या वो ट्रायल लेवल पर ही छूट जाते हैं। क्या ये बड़ी वजह है कि इस तरीके के जो हैंडलर हैं उनके खिलाफ एक फियर फैक्टर जो है वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है? एक तो फियर फैक्टर वाली बात है जैसे आपने बोली कवेंद्र जी, लेकिन दूसरी एक और चीज है कि इस तरीके का क्राइम करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए ये एक अकेला आदमी नहीं करता है, और ये कंज्यूमर्स को भी समझना है, ये हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी समझना है। ये टिपिकली एक रिंग होता है या रैकेट जिसको बोला जाता है, उसमें एक किंग पिन होते हैं
और वो उस पे मूव करते हैं। अब होता क्या है कि अगर किसी को पकड़ भी लिया गया तो हमारे पास लॉज क्या है, अगर आप देखिए तो वेरियस रेगुलेशंस है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो अपने प्रियम्बल में कहता है कि वो ई कॉमर्स रेगुलेट करने को है, और 2000 में बना था। तब की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा जो लॉ है, इट हैज नॉट केप्ट अप विद द टेक्नोलॉजी दैट इज देयर एंड द अंडरस्टैंडिंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अबाउट द टेक्नोलॉजी। क्योंकि होता क्या है कि ये टेक्नोलॉजी का जो स्फीयर है ये बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और एक पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, इफ इट वॉक्स लाइक अ डक, क्वॉक्स लाइक अ डक, देन इट इज अ डक। सो इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू, तो क्यों लगेगा आपको कि आपको कीनिया से कोई मेल आ रहा है कि आपके पास इतने लाखों करोड़ों की जायदाद है, उस पर आप कर लीजिए, या आपको एक व्हाट्सएप कॉल आ रहा है तो आप उसको क्यों उठाएंगे? ये सारी चीजें भी सोचने वाली बात है, क्योंकि ये मोबाइल पे है, क्योंकि ये ईमेल पे है, हम क्यों मान लेते हैं कि ये सच है? तो ये भी एक चीज है जो कोर्स करिकुलम में डालनी चाहिए। जब बच्चे 20 साल पहले जब हम लोग स्कूल में थे तो हमको एनवायरमेंटल एजुकेशन दी जाती थी। अब ये जरूरत है कि हर एक बच्चे को हर एक स्कूल में ये डाला जाए कि ये फ्रॉड और ये स्पैम और ये न्यूज वगैरह जो आ रही हैं, जो आपके सोर्सेज दिक्कत है, इसमें कैसे इनको स्पॉट किया जाए। जब तक ये नहीं आएगा सिर्फ एजेंसी और कोर्ट पे हम नहीं डाल सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो नई यूनिट होगी वो इन तमाम बातों को ध्यान रखेगी और जो गाइडलाइंस होंगी वो इस तरीके से होंगी कि बदलती हुई तकनीक के दौर में टेलीकॉम या फिर टेक्निकल जो फ्रॉड हैं उसको हम पूरी तरीके से 100% रोक पाएँ। और इसके लिए न सिर्फ कंज्यूमर जो है, बल्कि जो कंज्यूमर को अलग अलग सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां हैं, वो ही उतनी गंभीरता से उसको अमल में लाने की तरफ बढ़ेंगी। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।